जिस रास्ते से बाबा साहब जाते थे पढ़ने, उसी रास्ते से पैदल मार्च जो है। तो आप रमेश कटके साहब हैं और इनसे बातचीत करने का मेरा मन इसलिए हुआ, मैं जब यहाँ आया तो उन्होंने मुझे पहचाना, बोले मैं आपको देखता हूँ। उन्होंने बताया कि लंदन वाला जो घर था वो ऐसे-ऐसे खरीदा। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि इस भावुक जो कहानी वो मुझे सुना रहे हैं, इस कहानी को ऑन कैमरा जो है वो रिकॉर्ड किया जाए, ताकि तमाम मुल्क में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मुल्क के बाहर तमाम विश्व में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चाहने वाले लोग हैं, उनको पता चल सके कि उस घर से लंदन वाला घर खरीदना क्यों ज़रूरी था। उस घर के साथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कौन-सी यादें जुड़ी थी, बताया कटके साहब ने। मैं इंटरव्यू करते वक़्त मैं भावुक हो गया और नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं, ये कोई किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट में रजिस्ट्रार थे। बड़ी पोस्ट होती है, प्लानिंग एक तरीके से बनाते हैं ये लोग। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो लंदन वाला घर था, उसको लेकर के गवर्नमेंट के सामने जो स्कीम बनाई थी, उसमें इनका एक अहम रोल था, इनकी टीम का एक अहम रोल था। रमेश कटके इनका नाम है, उस समय बड़ा चर्चाओं में था सोशल मीडिया पर कि कोई इन शख्स है जिसकी वजह से भारत सरकार ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर के लंदन का घर जो है वो परचेज़ किया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। तो बारी-बारी से रमेश कटके साहब से पूछते हैं कि वो प्लान और वो दिमाग में, मन मस्तिष्क में सवाल आया कैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो घर खरीदे सरकार, ताकि लोगों को बाबा साहब जहाँ रहते थे विदेश में, वो भी एक स्मारक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर बन सके। कटके साहब, समय निकालने के लिए स्वागत है आपका। कैसे मन मस्तिष्क में आया कि ये काम होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि। तो बात ऐसी है सर, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक़्त एक बात कही है, बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिकल करना तो छोड़ ही दो। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड विथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। उनका जो खासकर 1920 से लेकर तो 1956 तक का जो 36 साल का आंदोलन था, एक अकेला इंसान 2000 साल का इतिहास खत्म कर देता है और नई सिस्टम इस्टेब्लिश करता है, तो इसके पीछे कुछ तो भी रीज़न होगा। उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड विथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। संवैधानिक नीतिमत्ता से संवैधानिक पद्धति के ऊपर अगर काम करोगे, तो एक आदमी भी बहुत कुछ काम कर सकता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण बाबा साहब आम्बेडकर है। तो वही हिस्सा हमने उठा लिया। उसका होता है कि आप जो काम कर रहे हो बिल्कुल लो प्रोफाइल रहकर किसी को बताना नहीं, कुछ नहीं, आपको काम करना है। क्योंकि आप में एक बिलीफ है कि बाबा साहब मेरे लाइफ से अगर माइनस कर दोगे तो आज भी मेरा वैल्यू ज़ीरो है। तो मुझे काम करना है बाबा साहब के विचारों के लिए और कभी लाइमलाइट में नहीं आना है। तो हमने ये सोचा, तीसरी बार लंदन गए थे हम लोग, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ब्रिटिश पार्लियामेंट में। 2014 में जैसा इधर का एट्रोसिटी एक्ट बना ना, एंटी पीओए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, उसके लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जो अपर हाउस होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, उसमें लॉर्ड हैरिस करके वहाँ के चेयरमैन थे। उन्होंने भारत के 8 लोगों को, जो एट्रोसिटी एक्ट के में एक्सपर्ट होते हैं, वैसे 8 लोगों को भारत से बुलाया कि ये एट्रोसिटी एक्ट होता क्या है, एट्रोसिटी कैसी होती है, एंटी एट्रोसिटीज कैसी करनी है, इसको मिटाना कैसे। क्योंकि बाबा साहब ने 1916 में अपने ग्रंथ में कास्ट इन इंडिया इज जेनेसिस एंड मैकेनिज्म में बताया था कि हिंदू दुनिया के कहीं भी भाग में चले जाएंगे, अपने साथ वो अपनी जाति लेके जाएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि जाति दुनिया की समस्या बनेगा। ये कहा बाबा साहब ने 9 मई 1916 में। हम लोग गए थे 14 मई 2014 में। 98 साल पहले जो एक इतिहास ये बताया था, वक्तव्य किया था उन्होंने, वो सच हुआ। हमको पार्लियामेंट में बुलाया, फिर वहाँ पे एट्रोसिटी होती कैसे है, प्रिवेंशन कैसे करना है, तो ये हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ड्राफ्ट दिया कुछ और उनके साथ बहुत सारे डिस्कशन भी हुए। उसके हिसाब से इंग्लैंड के पार्लियामेंट में एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट बनाया। ये हमारी अकेले की नहीं, हमारी टीम का वर्क था। तो तो फिर क्या हुआ, उस वक्त एक संतोष दास करके पंजाब से है, जिनके पिताजी बाबा साहब ने उनको भेजा था। बाबा साहब जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और इंटरिम गवर्नमेंट में लेबर मेंबर थे, तो 5 मिनिस्ट्रियाँ थी उनके पास। उन 5 मिनिस्ट्रियों में एक मिनिस्ट्री ये भी थी कि फॉरेन जाने के लिए जो पासपोर्ट निकलता था, वो डिपार्टमेंट बाबा साहब के पास था। तो बाबा साहब ने अपना एक कार्यकर्ता पंजाब का था, वो एक उनके ऑफिस में रख दिया पासपोर्ट के और उसको बोला कि जो भी एससी एसटी से जो भी गरीब आएगा, चाहे मजदूरी करने जाए या पढ़ने को जाए, कुछ भी जाए, एससी एसटी का है तो उसके पासपोर्ट पे ठप्पा मार देना और भेज देना।
तो ऐसे में बाबा साहब ने 5,000 लोगों को अपनी हिम्मत पे फॉरेन भेजा। भेज दिया बाबा साहब ने अपनी मोहर से। उनके उस इंसान की एक लड़की जो 3 साल की थी, अपने पिताजी के साथ गई थी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेक्रेटरी के पद से रिटायर्ड हो गई। अच्छा, मतलब जो इंसान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिसको लंदन भेजा था, उसकी बेटी। क्योंकि वहाँ पे तो इक्वालिटी है, आप मजूरी करोगे, सुपरवाइजर बनोगे, वो बहुत ऊंचे पद पर जाकर ओहदे से रिटायर्ड हो गया। तो अपने बच्चे को पढ़ाया उसने, वो बच्ची पार्लियामेंट में सेक्रेटरी करके रिटायर हुई। वो क्या फिर नाम बताया सर आपने उसका थोड़ा? संतोष दास। संतोष दास को बाबा साहब के ऑफिस ने से मोहर पासपोर्ट बना करके विदेश भेजा गया, और उनके संतोष दास के पिताजी को आज संतोष दास की पोती यानी बेटे की बेटी। संतोष दास की पिताजी को बाबा साहब ने भेजा था। और संतोष दास की बेटी आज रिटायर हो गई संतोष दास खुद रिटायर हो गए पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट से एज ए सेक्रेटरी। रिटायर्ड हो गई है। तो जब ये एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट बनना था, तो उन्होंने सब लॉबिंग किया था, क्योंकि हम सारे लोग महाराष्ट्र के खासकर ये यूनाइटेड नेशन में, बाबा साहब लंदन में गए, पेरिस में गए, मलेशिया में, हम हर जगह अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन से पिछले 30 साल से कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो हमारी पहचान बनी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का घर तीसरी बार नीलामी के लिए ओपन है, तीसरी बार कोई खरीद नहीं रहा। तो उन्होंने सजेशन दिया कि हम ऐसा करते हैं, अराउंड द ग्लोब जितने भी अम्बेडकराइट्स है, अधिकारी है, प्रोफेसर है या उद्योजक है, हम पैसा इकट्ठा करेंगे और बाबा साहब का घर खरीद लेंगे। हमने उनको कहा कि हम क्यों पैसा दें? बोले क्यों? हमने कहा हम टैक्स पेयर है, और बाबा साहब का तो इतना कद ऊंचा है कि इस देश का नाम भी अम्बेडकर भारत रख दो तो भी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस इंसान के लिए जो बजटरी एलोकेशन होता है, देखो बजटरी एलोकेशन कैसा होता है, बाबा साहब ने प्लानिंग कमीशन का ड्राफ्ट बनाया था खुद, हमको पता है नहीं, हम पढ़ते ही नहीं। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो जनरल बजट होता है उसका एससी और एसटी के लिए अलोकेटेड जो फंड है, लीगली उनका फंडामेंटल राइट है, तो ये फंड जो है ये इन लोगों के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। तो मैं सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में काम करता था, बजट कैसे बनाना, बजट का एलोकेशन कैसा करना, फंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के ऊपर हम बिल बनाते थे, और मिनिस्टर्स एमएलएस को हम देते थे, ये जाओ एलएक्यू बनाओ और ये असेंबली में जाके इसके ऊपर डिस्कशन करो, और आपको बजटरी फंड जो मिला है उसको यूटिलाइज करो। हम 2010 से 12 में चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में था मैं रजिस्ट्रार, तो हमने 100% फंड यूटिलाइज किया। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को दिया हुआ सारा फंड था, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को 100% खर्चा हो गया। हमारी कंप्लेंट हो गई, ऐसा कैसा हुआ? क्योंकि एससी एसटी का फंड क्या होता है, ज्यादातर यूज नहीं होता तो वापस हो जाता फिर डाइवर्ट कर दो, है, या फिर वापस हो जाता है। तो हमने कहा ना दीमक की तरह काम करना होता है, पता ही नहीं चले, लेकिन सारा पैसा हमने उस दिन खर्चा किया उस साल। तो उसमें से हमने बाबा साहब के घर के लिए फंड अलोकेट कर लिया। संतोष दास जी को बोला कि मैं आपको मेल भेजता हूँ, आप उस पर आपका लेटर हेड डालो। उनकी फेडरेशन ऑफ अम्बेडकर एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन FABO, फैबो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, 20 संगठन है यूनाइटेड किंगडम के, वो फैबो चलाती है और उनका बुद्ध विहार भी है। उनके लेटर हेड पर उन्होंने इधर प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को और हमारे चीफ मिनिस्टर को एक मेल भेजा, जो कि हमने बना के दिया था। तो उससे क्या होगा, सीधा अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट से और ब्रिटिश इंडियन हाई कमीशन से वो लेटर इधर आ गया तो उसकी दखल लेनी पड़ती है प्राइम मिनिस्टर। हाँ, मतलब फिर एक तरीके से दबाव गवर्नमेंट के ऊपर बन गया। कान ऐसा पकड़ते ना हम, ऐसा पकड़ना चाहिए। तो ये क्या है, इसको बाबा साहब ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। हम अपना नाम नहीं बताते, आज भी नहीं बताते कि क्यों, क्या क्या, कोई लेना देना नहीं साहब। घर लिया ना, आग लगा दो, आग जल गई ना, किसने लगाई इससे कोई मतलब नहीं, जल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो हमने उनको बोला, उन्होंने ड्राफ्ट भेजा, फिर पीएम ऑफिस से सीएम को मिल गया, सीएम ऑफिस से सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में गया, मैं वहाँ पर काम करता था। और ऐसे में क्या हुआ कि फिर यार ये तो लंदन का घर बिक्री को है, खरीदी कौन करेगा, तो हमने पहले ही मेल भेज दिया। फिर मैं एक IAS ऑफिसर के अंडर में काम करता था, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी रजिस्ट्रार की इस पे, तो उन्होंने मेरा नाम सामने किया। इस आदमी ने जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट के लिए गया था ये जानता है, तो इसको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट करो। मैंने डिमांड नहीं की, लेकिन दूसरे तरीके से ऐसा है, अब जिसकी आइडिया थी उसके हाथ में अगर लग गया तो वो तो करेगा ही। फिर हमने क्या किया, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का जो रिटर्न जाने वाला फंड होता है उसको हमने रोका, और हमने क्या किया, वहाँ पर एक सम्राट पेपर, न्यूज़पेपर निकलता है,
उसमें हमने न्यूज़ दी कि बाबा साहब का लंदन का घर तीसरी बार ऑक्शन के लिए तैयार है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास पैसे नहीं है और ये बजट का फंड वापस जा रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए? तो व्हाई नॉट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र शुड परचेज दिस हाउस। तो फिर हमने वो ड्राफ्ट दिखाया, ये देखो लंदन से मेल आया, गवर्नमेंट ने पूछा, फिर ऑफिसर अपॉइंट किया गया, फिर ट्रांजैक्शन शुरू हो गया। तो उस घर को खरीदी करने के लिए फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एश्योरेंस दिया, वो जाता है ब्रिटिश एम्बेसी से, फिर उसकी जो रेगुलर परवानगी परमिशंस होती है, फिर फॉरेन मिनिस्ट्री के पास जाती है, सुषमा स्वराज जी थे तब, और नितिन गडकरी, उन उन लोगों ने भी मदद की, क्योंकि आप किसी के कॉलर पकड़ते हो ना तो पहले वो डिफेंस में आता है, और अगर आप नहीं दोगे, बाबा साहब का घर खरीदी नहीं करोगे, तो हमने पेपर में लिख दिया कि भाई सम्राट में न्यूज़ आएगी, सारे अम्बेडकर लोग मोर्चा निकालेंगे, आंदोलन होगा, इससे बेटर है पैसा खर्चा हो रहा है वो इधर खर्चा कर दो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर इस्टेब्लिश हो गया। तो ऐसे में हमने वो घर खरीदी करने का बिल बनाया। अब घर की कीमत थी 33 करोड़ इंडिया की करेंसी से, और उसका खर्चा था लंदन का, पानी का टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, उसका 3 करोड़, 36 करोड़ की उसकी कीमत थी, जो बाबा साहब 1921 और 22 में दूसरी बार, जब डॉक्टर ऑफ साइंस और ग्रेज इन में बैरिस्टर की पदवी के लिए दूसरी बार गए थे, तब उस घर में रहे थे। और उसकी याद कैसी है पता है? बहुत इमोशनल इशू है। बाबा साहब का रमेश नाम का जो लड़का था, वो बच्चा जब जब बाबा साहब यहाँ से गए, 1 महीने के बाद 1921 में बाबा साहब का लड़का गुजर गया, रमेश। रमाई ने खत लिखा, 1 महीने के बाद खत लिखा। देखो महानता क्या होती है, क्यों रमाई को हम मानते हैं हमारी माता से ज्यादा। तो रमाई ने 1 महीना खत नहीं लिखा बाबा साहब को, क्यों? क्योंकि अभी अभी गए और वापस आ जाएंगे तो क्या होगा, फिर पढ़ाई नहीं होगी तो बहुजनों का काम कैसे होगा। तो उसने 1 महीना देरी से खत लिखा कि बाबा साहब अपना प्यारा रमेश मर गया, उसको निमोनिया हो गया, और उसके पैसे के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं मजबूर थी, बाबा साहब अपना बेटा चला गया। तो बोधिसत्व है, बोधिसत्व वहाँ से लेटर लिखता है, रात भर रोए वो, उसने उसमें खत लिखा, हे रमा तू चिंता मत कर, हमारा रमेश तो चला गया, एक ही रमेश था, ऐसा कर तू 9 करोड़ बच्चों की माँ बन रमा, हम, तू ये माँ बन, और मैं 1 साल के बाद आऊँगा, हम खूब रोएंगे और अपने बच्चे का जो दुख का जो एहसास है खुद करेंगे। 2023 में बाबा साहब आए 1 साल के बाद, तो उस घर से वो खत लिखा था, इसमें आए बाबा साहब। 1923। मतलब इसमें दो चीज़ हो गई, ये भावुक कर देने वाला विषय है कि रमेश की डेथ के 1 महीने के बाद माता रमाई ने खत लिखा। हाँ, मेरे फादर का नाम भी रमेश है। तो रमेश की डेथ के 1 महीने के बाद माता रमाई ने खत लिखा, और इन्हें 1 महीने तक नहीं बताया, अकेले उस दुख को सहन करती रही। और जब बाबा साहब को 1 महीने के बाद खत मिला, तो बाबा साहब ने फिर उसके जवाब में लिखा कि कोई नहीं, तुम 9 करोड़ अछूतों की माँ हो, और बहुत सारे, और ये दुख सहन करो, मैं 1 साल के बाद आऊँगा, तब हम लोग बैठ करके। तो इसलिए उस घर की महानता भी है कि उस घर में बाबा साहब रोए। तो आगे की कहानी ऐसी है, फिर वो बाबा साहब का लंदन का घर है, वहाँ से वो पैदल जाते थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, 5 किलोमीटर अंतर है वो वहाँ से। सवेरे वो कुछ ब्रेड बटर वगैरह खाते थे, और रात को सबसे पहले जाने वाला स्टूडेंट और लाइब्रेरी में बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव, और सबसे आखिरी निकलने वाला भी वही। जब कभी कोट के खिस जेब में कोई ब्रेड वगैरह लेके जाते थे, लाइब्रेरियन को दिखता वो निकाल लेता। इतनी मेहनत की, और रात को आते थे वहाँ पर, रात को 8-9 बजे फिर से एक लाइट जलता, उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का छोटा बल्ब हुआ करता था, तो वो घर मालकिन बहुत ये करती थी। तो वो जो है फेनी फिजराल करके एक लेडीज है, जो बाबा साहब को किताबें खरीदी करके देती थी, उनकी फ्रेंड थी वो, उसकी माँ का घर था वो। तो उसकी माँ बड़ी कठोर औरत थी, बोलते हैं कि सवेरे जाता है बच्चा 8 बजे, और रात को 8 बजे तक पढ़ के आता है, और यहाँ पे भी मेरे घर का बिल जलाता है, लाइट जलता तो बिल, तो वो लाइट बंद करती थी। बाबा साहब रात में -4 -3 डिग्री में ओवरकोट पहन के, वो बल्ब, एक खंभा इलेक्ट्रिक का पोल है, उस पोल के नीचे जाके पढ़ाई करते थे रात को 2 बजे तक, इतनी ठंड सर्दी में। तो ऐसे में उस घर की याददाश्त जब मैंने पढ़ी, तो मैं गया, और 8 मई को, 9 मई को हमने विजिट दिया 2014 को। पहले तो रोना आया, फिर मेडिटेशन किया हमने, विपश्यना, आनापाना, मित्ताभाना, और फिर हमने प्रण कर लिया कि इस घर को किसी भी हालत में खरीदी कर लेंगे, क्योंकि उम्मीद ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो हमारे सिस्टम आपको पता था। हमारा बाप कर सकता है, तो हम तो उनके बछड़े, शेर का बच्चा तो शेर जैसा ही होगा ना। तो हमने फिर मैडम को दिया ड्राफ्ट, वो फिर धीरे धीरे बात बनी। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत कोशिश की उसका विरोध करने की, लेकिन जो मेथड हमने अडॉप्ट की, तो हमने क्या किया, सिर्फ 36 करोड़ नहीं, हमने 42 करोड़ का प्रोविजन कर लिया।
42 करोड़ का प्रोविजन इसीलिए किया, 6 करोड़ एक्स्ट्रा इसलिए कि केवल घर खरीद के कुछ भी नहीं होगा, तो 6 करोड़, डेकोरेट भी करना है। 4 करोड़ का हमने वर्ल्ड स्टैंडर्ड का स्मारक बनाया। सर, मैं एक बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं हम कि आज वो बाबा साहब अम्बेडकर का लंदन का घर लंदन में 6ठे नंबर का मोस्ट विजिटिंग प्लेस है। प्राइम मिनिस्टर जाए या राहुल गांधी या अपोजिशन लीडर जाए या कोई चीफ मिनिस्टर जाए, वो उस घर को भेंट देना पड़ता है। ये इसका स्टेटस सिंबल हो गया। और सारे लोग जो लंदन में रहते हैं 14 अप्रैल को मॉर्निंग में 6 बजे से, और लंदन के घर के 10 किंग हेनरी रोड पर घर हो, तो वो एकदम ऊंचा इलाका है लंदन का, एकदम प्रतिष्ठित है। तो वहाँ से तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पैदल यात्रा करते, मार्च निकालते हैं, वो याद में, वो घर की याद में। मतलब जिस रास्ते से बाबा साहब जाते थे पढ़ने, उसी रास्ते से पैदल मार्च। तो आप रमेश कटके साहब हैं और इनसे बातचीत करने का मेरा मन इसलिए हुआ, उन्होंने, मैं जब यहाँ आया तो उन्होंने मुझे पहचाना, बोले मैं आपको देखता हूँ। उन्होंने बताया कि लंदन वाला जो घर था वो ऐसे ऐसे खरीदा। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि इस भावुक जो कहानी वो मुझे सुना रहे हैं, इस कहानी को ऑन कैमरा जो है वो रिकॉर्ड किया जाए, ताकि तमाम मुल्क में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मुल्क के बाहर तमाम विश्व में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चाहने वाले लोग हैं, उनको पता चल सके कि उस घर से, लंदन वाला घर खरीदना क्यों ज़रूरी था। उस घर के साथ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कौन सी यादें जुड़ी थी, बताया कटके साहब ने। मैं इंटरव्यू करते वक्त मैं भावुक हो गया। और क्या, और अंत में बताइए क्या कहना सर, ये किसी अकेले इंसान को क्रेडिट मत दो, इससे गलत मैसेज जाएगा। है। मैं बिल्कुल ये रमेश लंदन के बहुत सारे लोग हैं सर, उन्होंने बहुत हेल्प की। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, खासकर आर के गायकवाड़ साहब जो कमिश्नर थे जब, डॉक्टर विजय कदम है, डॉक्टर हर्षदीप कामले साहब है, और ये बहुत सारे मिनिस्टर, बडोले साहब जो मिनिस्टर थे, उनका योगदान है, इस सभी का है। मैं सभी का योगदान है। और जो रमेश जी कह रहे हैं, मेरा भी योगदान आप कह सकते हैं, अपना भी योगदान कह सकते हैं। अगर इस देश के अंदर अम्बेडकरवादी बाबा साहब को चाहने वाले लोग नहीं होते, तो शायद ये चाहत जो है वो काम आई है। और तमाम वो साथी जिन्होंने, रमेश टके साहब का प्लान और जो उनके साथ खड़े रहे, वो तमाम साथी जो हैं वो इसमें धन्यवाद के पात्र हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि उस घर को कभी आप लंदन जाइए तो देखिए, फ़ोटो में हमने देखा है, हम भी कभी जाएँगे तो विज़िट करेंगे। और जैसे उन्होंने बताया कि वो मोस्ट 6 पैलेस में है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग जो है वो जाते हैं विज़िट करने के लिए। तो ये तमाम अम्बेडकरवादियों के लिए हर्ष का विषय है, समतावादियों के लिए हर्ष का विषय है। इस वीडियो के बारे में, इस बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें लिख भेजिए, rahulnakpalofficial@gmail.com पर। धन्यवाद।